हरी भाई की दुकान मेरे घर के सामने ही थी। दुकान क्या थी, उनके घर का सबसे पहला कमरा था जिसका एक खिड़की नुमा दरवाजा बाहर ओटले पर खुलता था। उस दरवाजे के बाहर ओटले पर ही बैठकर हरी भाई अपनी दुकानदारी किया करते थे। बड़ी सीमित दुकानदारी थी उनकी। कुछ रंग बिरंगी चूसने वाली लिमलेट की गोलियां अलग अलग कांच की बर्नियों में भरी हुई, कुछ गटागट की गोलियां, बिस्कुट के पैकेट, पोंगा पंडित यानी कि पीले फ्रायम्स, थोड़ा साबुदाना, रवा, मैदा, मूंगफली के दाने, बेसन इत्यादि इत्यादि। साथ ही एक आटा चक्की भी थी जो अक्सर बिजली न होने के कारण बंदी रहती थी। मेरे घर और उनके ओटले के बीच एक पतली सी सड़क थी जो कि मल्टीपर्पज थी। मोहल्ले के बच्चों का क्रिकेट मैच, उनकी सुबह सुबह की शौच पार्टी, लट्टू कंपटीशन, कंचों की स्पर्धा, ऐसे कई सारे इवेंट्स वहां होते रहते थे। हरी भाई की दुकान के बगल में एक सामुदायिक नल था जिस पर सारा मोहल्ला पानी भरता था। नल के परे ही सुअरों का एक बड़ा सा परिवार भी रहता था, प्रेम से मिलजुल कर। कभी कभी उस परिवार के कुछ बर्तन खनकते भी थे और उस कलह के कारण उस पतली सी सड़क पर काफी कोहराम भी मच जाता था। मोटी सी मां नाराज हो जाती थी तो कई सारे छोटे छोटे बच्चे सुअराना आवाजें निकालकर यहां वहां भागते फिरते थे। हरी भाई को इससे बड़ी कोफ्त होती थी। जैसे ही ऐसी कोई भी गहमा गहमी होती, वे फुर्ती से खड़े हो जाते। अपनी इकलौती आंख से गर्दन टेढ़ी करके वे जोर से दैट 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 की आवाजें निकालकर उनको भगाने की कोशिश करते थे। पर उन बच्चों के लिए वो एक दादाजी की तरह थे और उनकी माँ के लिए शायद वो एक सिरफिरे ससुर की तरह जो घर के एक कोने में बड़ा चीखता रहता है। हरी भाई वैसे बड़े सामाजिक प्राणी थे। हर राहगीर उनको जानता था और वो उसे। राम राम हरी भाई। नागेश्वर भैया राम। अरे ममता की मम्मी, ममता स्कूल नहीं गई क्या? बुखार तो नहीं है कहीं? पुरुषोत्तम भैया दिखे नहीं बहुत दिन से, कहीं बाहर गए थे क्या? अरे आटा नहीं तो क्या रोटी बना के तू भीख में तुको। उनके संबंधों का इशारा करते इस तरह के वार्तालाप मुझे अपने बाहर वाले कमरे में सुनाई पड़ते रहते थे। दोपहर में जब गर्मी के कारण आवाजाही थोड़ी कम होती तो वे सड़क के किसी एक तरफ मुंह करके बैठ जाते और घंटों एक ही दिशा में ताकते रहते। ऐसा करते समय उनके होंठ कुछ बुदबुदाते रहते थे, जैसे किसी से बातें कर रहे हों मन ही मन। जब बुदबुदाते थक जाते तो वहीं ओटले पर सो जाते अपना लाल गमछा ओढ़कर। अब सब उन्हें भाई संबोधित करते तो थे, पर उम्र में वे काफी बड़े थे, 60 पार रहे होंगे। उनकी एक आंख नहीं थी, इसलिए वो सिर पर एक बैंड बांधते थे, उस पर लगे हरे रंग के एक ढक्कन से आंख के खाली कटोरे को ढांकने के लिए। इस इंतजाम के ऊपर वो एक मोटा नजर का चश्मा भी पहनते थे दूसरी आंख के लिए। सिर पर बाल थोड़े ही बचे थे। उनकी दाढ़ी थोड़ी थी भी और थोड़ी नहीं भी। मटमैली सी धोती के ऊपर मैचिंग गंजी पहनते थे जिसके बड़े बड़े छेदों से उनकी छाती के लंबे घने और खिचड़ी बाल झांकते रहते थे। मुंह में चंद दांत थे जो तंबाकू की अति के कारण लाल थे और किसी भी क्षण गिर सकते थे। तो कुल मिलाकर उनके व्यक्तित्व में कोई खास बात नहीं थी। खिसियाए हुए बुढ़े की तरह लगते तो थे पर गुस्सैल नहीं थे। थोड़े बहुत बातूनी थे जरूर, पर बहुत लच्छेदारी हो बातों में ऐसा भी नहीं था। बच्चे उनसे डरते थे भी और नहीं भी। बिल्कुल उस मोटी सुअरिया के बच्चों की तरह जो उनकी धद सुनकर थोड़ा बिदकते थे जरूर, पर भाज नहीं आते थे। पैसों के हिसाब में एकदम ढक्कन थे। अगर कोई सौदा थोड़ा भी पेचीदा हो जाता तो घंटों लग जाते उन्हें समझाने में। अरे हरी भाई 1 रुपया होगा नहीं वापिस। हैं? कैसे लिया 1 रुपया? हो तो गए नहीं पूरे 5। अपनी इकलौती आंख मिचमिचाकर वो कहते, हरी भाई 3 पाव बेसन के 1.5 रुपए, पाव भर मूंगफली के दाने 50 पैसे, 1 किलो मैदा 1 रुपया, 25 गटागट 50 पैसे और 5 पैकेट पोंगा पंडित 50 पैसे। हाँ तो हो तो नहीं गए पूरे 5? अरे 4 ही तो हुए हरी भाई। कैसे भैया? 1.5 और 50 3 और 4 1, 4 और 50 4.5 और पोंगा पंडित के 50 पैसे, वो तो गए पूरे 5। हरी भाई 1.5 और 50 3 नहीं 2 होंगे नहीं? 1.5 2.5 पौने 1.5, इसमें वो हमेशा गड़बड़ करते थे। पर अब हिसाब किताब तो करना पड़ता था क्योंकि दुकान चलानी थी। कुछ लोग उनके इस ढीलेपन का फायदा भी उठा लेते थे। तो आमदनी तो उनकी दुकान से होती नहीं थी। उनके मकान में अंदर ही अंदर कई कमरे बने थे जिनमें वो किराएदार रखते थे। उनका घर उसी किराए से चलता था।
दुकान तो शायद उनका समय काटने का एक बहाना था। दादाजी ने बताया था कि हरिभाई फौज में थे और तब वे हरिशंकर थे। हरिशंकर गांव के इकलौते फौजी थे। छुट्टियों में जब वो यूनिफॉर्म पहनकर फौजी पेटी लेकर घर लौटते तो बस स्टैंड से लेकर उनके घर तक लोग उन्हें झांक झांक कर देखते हैं। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव उनका स्वागत कर रहा हो। एकदम फिल्मी अंदाज में वो आते, बड़के संजू को गोद में उठाकर उसका माथा चूमते, पत्नी से भाल पर तिलक लगवाते, आरती उतरवाते, फिर अंदर जाते। छुट्टी का वो महीना बड़े सुख से कटता उनका। कभी मोहल्ले के बच्चों को फौजी कथाएं सुनाकर, तो कभी गांव भर से आए भोजन के न्योतों में, तो कभी किसी के लिए हेयर कटिंग सैलून का उद्घाटन करके, तो कभी गांव की इकलौती पाठशाला में फौज के गुणगान पर भाषण देकर। 71 की ऐसी ही एक छुट्टी से उन्हें बुलावा आ गया। अपनी 3 महीने की हामला बीवी को छोड़ वे चल दिए लड़ने पाकिस्तान से। वे बॉर्डर पर लड़ रहे थे तब उनकी बीवी ने छोटे बेटे जीतू को जन्म दिया। उन तक ये खुशखबरी पहुंच भी नहीं सकी काफी दिनों तक। बच्चे के जन्म के बाद उनकी पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया। वे युद्ध से लौटे तो एक आंख पाकिस्तान में ही छोड़ा है। फिर उनकी पत्नी शायद उनके लौटने की राह देख रही थी। बड़के संजू और छुटके जीतू को उनकी गोद में छोड़ वो तुरत फुरत खुदागंज रवाना हो गई। वो बेहोशी में ही चली गई तो उनसे विदा तक नहीं ले पाए ठीक से। तो यहां से शुरू हुआ उनका हरिशंकर से हरिभाई बनने का सफर। बच्चों को पालने की क्षमता तो उनमें कभी थी ही नहीं। जब तक उनकी मां यानी कि बच्चों की दादी जिंदा रही उन्होंने ये काम किया। उनके जाने के बाद तो बच्चे एकदम जैसे अनाथ हो गए। अड़ोसियों पड़ोसियों ने जितनी भी जिम्मेदारी उनसे बन पड़ी निभाई। संजू तो जैसे तैसे कॉलेज तक पहुंचा, पर छोटा बेटा जीतू एकदम बिफर गया। सारा दिन आईने के सामने कभी मिथुन तो कभी अमिताभ की तरह दिखने में कटता। स्कूल तो उसने 5वीं फेल होने के बाद ही छोड़ दिया। ये दुकान हरिभाई ने उसके ही लिए खोली थी, मगर उसका दिल तो फिल्मों में ही लगता था। एक दिन सुबह वो न जाने कहां चला गया। दुकान के गल्ले से 2000 रुपए भी गायब थे। बाद में कहीं से खबर आई कि किसी ने उसे खंडवा से बंबई की रेल में चढ़ते देखा था, पर हरिभाई ने उसे ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। बीवी के जाने के बाद से तो उन्होंने जीतू को कभी गोद में तक नहीं उठाया था। वो तो उनके लिए एक पनौती ही था। आखिर उसने उनकी प्यारी बीवी की जान जो ले ली थी। तब से हरिभाई को खुद ही दुकान संभालनी पड़ी। अब बनिया प्रवृत्ति तो थी नहीं, सो दुकान जैसे तैसे ही चलाते थे। बड़के संजू की शादी के समय वे थोड़े उत्साहित दिखे। शायद उम्मीद रही हो कि औरत जात के आने से उनका मकान थोड़ा घर जैसा लगने लगेगा, मगर संजू जोरू को गुलाम निकला। 6 महीने के अंदर ही घर में 2 चूल्हे जलने लगे। बुढ़ापे में जब वे बहू से सहारा मिलने की उम्मीद लिए बैठे थे, उन्हें अपना चूल्हा खुद जलाना पड़ा, जो कि कई बार तो 2-2 दिन तक नहीं जलता था। पड़ोस के कुछ लोग जो अब भी उन्हें हरिशंकर समझते थे, कभी कभी कुछ खाने के लिए दे जाते थे। इन दिनों वे कुछ ज्यादा ही गुमसुम रहने लगे हैं। उनका बुदबुदाना अब तो सुनाई भी देने लगा है। लोगों से ज्यादा बातें नहीं करते, मगर अकेले ही जोर जोर से बात करते रहते हैं। दुकान के बाहर बैठकर शून्य में ताकते, न जाने किसे वो क्या क्या सुनाया करते हैं। अपनी बीवी का नाम वो कुछ ज्यादा ही लेने लगे हैं इन दिनों। एक बहुत ही नया रूप उनका आजकल देखने को मिलता है। मोहल्ले में जब किसी की मौत होती है तो वे बड़े ही उत्साह से उसके क्रियाक्रम के लिए पहुंच जाते हैं, जैसे किसी की बारात में जा रहे हों। ठटरी बांधना, मुर्दे को नहलाना, सजाना, कंधा देना और तो और घर वालों को सांत्वना देना, ये सारे काम बड़े उत्साह से करते हैं। श्मशान में जलती लाश से उठते धुएं को घंटों ताकते रहते हैं और सारे परिजनों के जाने के बाद भी वहीं बैठे रहते हैं। उनकी दुकानदारी अब न के बराबर हो गई है, फिर भी सुबह नियम से वो उसे खोलते हैं और बैठ जाते हैं, ओटले पर टेढ़ी निगाह से सड़क को ताकते। अब वे थक गए हैं। उन्हें शायद बीवी की याद बहुत आती होगी। शायद इंतजार करते होंगे कि किसी दिन वो आकर उन्हें ले जाएगी, जैसे वो उसे लाए थे इसी घर में।